इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई बहुत ही सकारात्मक कदम उठाएं और उसका नतीजा ये निकले कि हमारी पूरी दुनिया ही अचानक से एक भट्टी की तरह उबलने लगे। मतलब सुनने में किसी बुरी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट लगता है ना? हाँ बिल्कुल। असलियत तो कई बार फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। सही कहा। और असल में आज हमारी इस विस्तृत विश्लेषण या कहें हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 के उस खतरनाक वैश्विक तापमान संकट के, जिसने 2023 से शुरू हुए उस वार्मिंग स्पाइक को एक ऐसे मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां पिछले 50 सालों के मतलब जो रेखीय तापमान वृद्धि के सारे नियम थे ना, वो पूरे तरह टूट गए हैं। एकदम सही। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही बेहतरीन और विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटिंग 2026's हॉट ईयर पीडीएफ। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि साल 2025 और 2026 की शुरुआत में ला नीना जैसी ठंडी जलवायु परिस्थितियों के मौजूद होने के बावजूद 2026 का तापमान पागलों की तरह रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। विज्ञान की किताबों में हमने हमेशा पढ़ा है कि जब ला नीना आता है तो प्रशांत महासागर ठंडा होता है और पूरी पृथ्वी का औसत तापमान नीचे गिर जाता है। एक तरह से ये धरती का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है। जी। तो अब ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समस्या ला नीना में नहीं है बल्कि उस बेसलाइन में है जिस पर वो काम कर रहा है। अच्छा, बेसलाइन से आपका मतलब? हमारा बेसलाइन तापमान यानी पृथ्वी का जो मूल तापमान है वही इतना ज्यादा खिसक चुका है कि अब जो साल तकनीकी रूप से ठंडे माने जाते हैं ना, वो भी 90 के दशक के सबसे गर्म सालों से कहीं ज्यादा गर्म महसूस हो रहे हैं। अगर हम अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के 12 महीनों का औसत तापमान देखें तो ये प्री इंडस्ट्रियल दौर की तुलना में 1.43 से 1.47 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। बाप रे। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हमने सिस्टम में गर्मी भर दी है, ये बात तो हम सब दशकों से जानते हैं। लेकिन 2023 के मध्य से अचानक ऐसा क्या ट्रिगर हुआ जिसने इस ग्राफ को एकदम से सीधे ऊपर की तरफ धकेल दिया? इस रिपोर्ट में एक जगह जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। मुझे लगता है आप उस डेटा की तरफ इशारा कर रही हैं जो वायुमंडल की रासायनिक संरचना में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्तर 430.94 ppm दर्ज किया, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, जबकि औद्योगिकीकरण से पहले ये सिर्फ 280 ppm था। ये तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इस वार्मिंग स्पाइक का असली कारण CO2 में अचानक आया कोई उछाल नहीं है। वो कारण एक ऐसा फैसला है जो हमने 2020 में लिया था। हाँ, और यही वो प्लॉट ट्विस्ट है जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रही थी। IMO 2020 समुद्री नियम। जो लोग हमारी चर्चा सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये नियम बनाए गए थे ताकि मालवाहक जहाजों से निकलने वाले सल्फर एमिशंस को कम किया जा सके और हमारी हवा साफ हो सके। बिल्कुल। प्रदूषण कम करना एक शानदार बात थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो प्रदूषण ही हमारे लिए एक संशील का काम कर रहा था। सही कहा आपने, लेकिन इससे सिर्फ एक शील्ड ना समझें, ये एक बहुत ही जटिल एरोसोल क्लाउड इंटरैक्शन था। मतलब असल में होता यह था कि जहाज़ों की चिमनियों से निकलने वाले सल्फर के कण आसमान में जाके क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते थे। यानी वे बादलों को सघन और चमकीला बनाते थे। हाँ एकदम। ये चमकीले बादल सूरज की रोशनी को एक दर्पण की तरह वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते थे। विज्ञान में इसे शिप ट्रैक्स कहा जाता था। तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम किसी तपते हुए रेगिस्तान में खड़े हों और अचानक किसी ने हमारा सनग्लासेस उतार लिया हो। धूप पहले भी उतनी ही तेज थी, लेकिन अब सीधे हमारी आंखों में चुभ रही है। ये तुलना काफी सटीक है। जब 2020 में हमने उन नियमों को लागू किया और सल्फर कम हुआ तो वो चमकीले बादल भी गायब होने लगे। इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग अनमास्किंग कहा जा रहा है। अनमास्किंग यानी नकाब हट जाना। हाँ, हमने ग्रीनहाउस गैसों की वजह से जो असली वार्मिंग पैदा की थी वो इतने सालों से सल्फर के इसी नकाब के पीछे छिपी हुई थी। अब वो आवरण हट गया है और इसका सीधा नतीजा ये है कि उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर में कहीं ज्यादा सौर ऊर्जा बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर रही है।
ओहो, तो क्या इसका मतलब है कि हम एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी में फंस गए हैं? क्या हमें प्रदूषण जारी रखना चाहिए था? अरे नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक निष्कर्ष होगा। प्रदूषण को बनाए रखना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे एरोसॉल इंसानों में सांस की गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे थे। लाखों लोगों की जान जा रही थी। हाँ, वो भी है। ये स्थिति हमें ये नहीं बताती कि नियम गलत थे, बल्कि ये इस भयानक सच्चाई को उजागर करती है कि CO2 और मीथेन जैसी गैसों ने सिस्टम में पहले से ही कितनी अतिरिक्त गर्मी भर रखी थी। अब जब वो ढाल हट गई है, तो हमें उस गर्मी का असली रूप देखने को मिल रहा है बस। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि वो जो बिना रुकी हुई सौर ऊर्जा है, वो आखिर जा कहाँ रही है। क्योंकि अगर वो हवा में रुकती, तो हम शायद अब तक सचमुच भुन चुके होते। जाहिर है वो अतिरिक्त गर्मी सीधे हमारे महासागरों में समा रही है। बिल्कुल। और महासागर इस पूरे जलवायु सिस्टम के असली शॉक अब्जॉर्बर हैं। हाँ। लेकिन उनकी भी एक सीमा है। रिपोर्ट के आंकड़े दिखाते हैं कि 2025 में लगातार 9वें साल महासागरों की 2000 मीटर की गहराई तक की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसमें 23 जीटा जूल की वृद्धि हुई। मुझे हमेशा इन बड़े आंकड़ों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। 23 जेटा जूल, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका संदर्भ क्या है? मैं समझाता हूं। इसे ऐसे देखते हैं, पूरी दुनिया में इंसान एक साल में जितनी भी ऊर्जा पैदा करते हैं, मतलब सारे कारखाने, सारी गाड़ियां, हर शहर की बिजली, उस सब को मिला लें, तो ये 23 जेटा जूल उस कुल इंसानी ऊर्जा का 39 गुना है। सच में? 39 गुना। हाँ। और ये सिर्फ एक साल में महासागरों द्वारा सोखी गई अतिरिक्त ऊर्जा है। इसी का नतीजा है कि फरवरी 2026 में ग्लोबल ओशन सरफेस यानी समुद्र की सतह का तापमान 20.93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये रिकॉर्ड किए गए इतिहास का तीसरा सबसे गर्म महीना था। बाप रे, ये डेटा सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। मान लीजिए कि कल सुबह पूरी दुनिया अपना सारा कार्बन उत्सर्जन शून्य कर दे, हर चीज इलेक्ट्रिक हो जाए, कोई धुआं न हो, तो क्या परसों से हमारा तापमान सामान्य हो जाएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र एक विशाल हीट बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, जिसे हम दशकों से चार्ज कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आपका ये हीट बैटरी वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है। पानी की जो ऊष्माधारिता होती है, यानी हीट कैपेसिटी, वो हवा के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। मतलब पानी गर्मी को ज्यादा देर तक पकड़ कर रख सकता है। बिल्कुल। पानी गर्मी को सोखने और उसे रोके रखने में बहुत सक्षम है। तो अगर हम आज उत्सर्जन रोक भी दें, तो भी समुद्रों ने जो विशाल गर्मी सोख ली है ना, वे उसे अगले कई दशकों तक धीरे धीरे वायुमंडल में छोड़ते रहेंगे। और यही वो जगह है जहां मौसम प्रणालियों का पूरा खेल बदल जाता है, खासकर जब हम एनसो ट्रांजिशन की बात करते हैं। एनसो ट्रांजिशन यानी अल नीनो और लानीना का बदलना। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रही है कि 2026 की शुरुआत में लानीना खत्म हो गया है और अब अक्टूबर-दिसंबर 2026 तक 93% संभावना है कि एक भयंकर अल नीनो आएगा। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है आज। अल नीनो में प्रशांत महासागर का यही गर्म पानी सतह पर आता है और वायुमंडल में अपनी गर्मी छोड़ता है। लेकिन इसमें एक लेटेंसी या कहें एक अंतराल होता है। अंतराल कैसा? मतलब जब अल नीनो शुरू होता है, तो उसका पूरा प्रभाव वैश्विक तापमान पर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि कुछ महीनों बाद नजर आता है। इसलिए 2026 तो इस अनमास्किंग की वजह से गर्म है ही, लेकिन जब ये अल नीनो अपनी पूरी ताकत पर पहुंचेगा, तो 2027 और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। और समुद्र की ये गर्मी कोई एक जगह रुकी हुई चीज तो है नहीं, ये समुद्री धाराओं के साथ उत्तर की ओर बढ़ती है। और जब ये अतिरिक्त गर्मी आर्कटिक तक पहुंचती है, तो वहां तबाही का एक नया फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। हाँ, मार्च 2026 के आंकड़े बताते हैं कि आर्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड के सबसे निचले स्तर पर आ गई, महज 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये हमारे अनुमानों से कहीं ज्यादा तेज गिरावट है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो लोग जलवायु परिवर्तन को थोड़ा भी फॉलो करते हैं, वो अल्बीडो इफेक्ट के बारे में जानते हैं जी। कि कैसे सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करती है, और जब बर्फ पिघलती है तो गहरा नीला समुद्र उस गर्मी को सोखने लगता है। लेकिन रिपोर्ट में जिस चाचा रिसर्च का जिक्र है, यानी केमिस्ट्री इन द आर्कटिक, उसने मुझे वाकई चौंका दिया। ऐसा लगता है कि आर्कटिक सिर्फ एक टूटा हुआ फ्रीजर नहीं है, बल्कि उसने अंदर ही अंदर अपना खुद का एक हीटर चालू कर लिया है। ये इस पूरी रिपोर्ट के सबसे जटिल और आकर्षक हिस्सों में से एक है। मतलब अल्बीडो इफेक्ट तो अब पुरानी खबर हो गई है,
असल में जो हो रहा है वो ये है कि जब समुद्र की बर्फ पिघलती है या टूटती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं जिन्हें लीड्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, आर्कटिक की सर्दियों में हवा बेहद ठंडी होती है, लेकिन इन दरारों के नीचे का जो महासागर है वो अब असामान्य रूप से गर्म हो चुका है। तो जब ये गर्म पानी और नमी सीधे उस जमा देने वाली हवा के संपर्क में आती है तो अत्यधिक मात्रा में समुद्री धुआं यानी सी स्मोक और नए तरह के बादल बनते हैं। लेकिन एक सेकंड, क्या बादलों को तो सतह को ठंडा नहीं रखना चाहिए? वे तो छाया देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हाँ, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आर्कटिक की सर्दियों में सूरज तो होता ही नहीं है, वहां महीनों तक अंधेरा रहता है। ऐसे में ये नए बगे बादल छाया देने के बजाय एक थर्मल ब्लैंकेट यानी एक गर्म कंबल का काम करते हैं। वे सतह की गर्मी को अंतरिक्ष में भागने से रोकते हैं और उसे नीचे ही कैद कर लेते हैं। बाप रे, ये तो प्रकृति का एक बहुत ही खतरनाक लूप है। लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस समुद्री धुएं में कुछ और भी मिल रहा है जो स्थिति को और भी बदतर बना रहा है। हाँ, आप उस केमिकल रिएक्शन की बात कर रही हैं जो सचमुच डरावना है। आर्कटिक में जो नमकीन बर्फ है, जब वो पिघलती है और प्रूडो बे जैसे विशाल तेल क्षेत्रों से निकलने वाले औद्योगिक उत्सर्जन के संपर्क में आती है, जो कि इंसानों ने बनाए हैं। बिल्कुल, तो हैलोजन केमिस्ट्री सक्रिय हो जाती है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिससे भारी मात्रा में ब्रोमीन पैदा हो रहा है और ये ब्रोमीन वहां की स्थानीय ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। तो यानी हम आर्कटिक की हवा को भी जहरीला बना रहे हैं। नतीजा यह है कि आज आर्कटिक के कुछ हिस्सों में, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे शुद्ध और साफ इलाके माना जाता था, वहां लॉस एंजलिस जैसे किसी घने इंडस्ट्रियल शहर के स्तर का फोटोकेमिकल स्मॉग बन गया है। मतलब हमने एक प्राकृतिक फीडबैक लूप को लिया और अपने औद्योगिक रसायनों के साथ मिलाकर उसे एक जहरीले क्राइसिस में बदल दिया है। ये एक बहुत ही डार्क पिक्चर है और जो ग्रीन ड्रिल रिसर्च है उसने तो इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। मैं पढ़ रही थी कि इस रिसर्च के अनुसार ग्रीनलैंड के इलाके जैसे प्रूडो डोम, जिन्हें हम बहुत स्थिर और ठोस मानते थे, वे भी पिघलने के लिए बेहद संवेदनशील है। हाँ, बिल्कुल। जब वैज्ञानिक पुराने डेटा को देखते हैं तो पाते हैं कि इतिहास में वे इलाके तब पूरी तरह पिघल गए थे जब तापमान आज से सिर्फ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बर्फ की चादरें या आइस शीट्स उतनी जड़ या परमानेंट नहीं है जितना हम सोचते हैं, और आर्कटिक का ये तेजी से गर्म होना सिर्फ ध्रुवों तक सीमित नहीं रहता, ये पूरी दुनिया के मौसम को चलाने वाले इंजन को ही डिस्टर्ब कर देता है। आप हवाओं के तंत्र यानी विंड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हमारे पूरे ग्रह का मौसम काफी हद तक भूमध्य रेखा और आर्कटिक के बीच के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। थर्मोडायनामिक्स का सीधा सा नियम है कि गर्मी हमेशा ठंडी जगह की तरफ बहती है। इसी तापमान के अंतर से पोलर जेट स्ट्रीम नाम की हवाओं की एक तेज नदी चलती है जो आसमान में ऊंचाई पर बहते हुए हमारे मौसम की प्रणालियों को पश्चिम से पूर्व की ओर धकेलती है। लेकिन जब आर्कटिक इतनी तेजी से गर्म हो रहा है तो भूमध्य रेखा और आर्कटिक के बीच का वो तापमान का अंतर कम हो गया है, और जब वो अंतर कम होता है तो वो हवाओं की नदी धीमी पड़ जाती है। मतलब जैसे एक तेज बहती पहाड़ी नदी मैदानों में आकर एकदम सुस्त और घुमावदार हो जाती है। रिपोर्ट इसे हवाओं का लहरदार या रॉस्पी वेव्स होना कहती है। ये एक बहुत सटीक एनालॉजी है। जब जेट स्ट्रीम धीमी और अत्यधिक लहरदार हो जाती है तो वो मौसम की प्रणालियों को आगे नहीं धकेल पाती। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के सिस्टम अपनी जगह पर ही अटक जाते हैं। यानी मौसम बस एक जगह पर जाकर पार्क हो रहा है। यही हेट डोम के बनने का असली कारण है। हवा का एक विशाल गुंबद जो किसी इलाके पर हफ्तों तक बैठ जाता है और वहां की हवा को ओवन की तरह गर्म करता रहता है। और 2026 की शुरुआत में ही हमने इसका व्यावहारिक असर देखा। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में इसी तरह का एक हीट डोम कॉक हो गया था और वहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में इसके बिल्कुल उलट हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जेट स्ट्रीम लहरदार होती है तो उसके गहरे लूप्स आर्कटिक की बेहद ठंडी हवा को उन इलाकों में खिसका देते हैं जहां आमतौर पर वो नहीं जाती। यही वजह है कि 2026 की शुरुआत में ही यूरोप और साइबेरिया में आर्कटिक की हवाएं घुस आईं और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। और अगर हम अपनी तरफ यानी दक्षिण एशिया की बात करें तो स्थिति और भी जानलेवा थी। अप्रैल और मई 2026 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भीषण हीट वेव आई उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा के रोहतक और पंजाब के बठिंडा जैसे कृषि प्रधान इलाकों में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है,
ये हमारे खाने पर एक सीधा प्रहार है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ये केवल पसीना आने या एसी ज्यादा चलाने का मामला नहीं है। हम जिस घटनाक्रम को देख रहे हैं उसे वैज्ञानिक थर्मल विप्लैश कहते हैं। थर्मल विप्लैश। हाँ, इसका मतलब है अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के बीच अचानक और बहुत तेजी से होने वाले बदलाव। यानी मौसम एक छोर से दूसरे छोर तक झूल रहा है। और समस्या ये है कि इंसान, जानवर और यहाँ तक कि हमारी फसलें इस तरह के अचानक झटकों के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। हमारी कृषि प्रणालियां, हमारे शहर और हमारे बिजली के ग्रिड, ये सभी एक बहुत ही अनुमानित स्थिर मौसम चक्र के आधार पर बनाए गए हैं। हाँ, एक पैटर्न होता है। बिल्कुल। जब मौसम इस तरह का स्थिर और जिद्दी व्यवहार करने लगता है कि बारिश हो तो हफ्तों बाढ़ रहे और गर्मी पड़े तो महीनों बारिश ना हो, तो हमारा पूरा बुनियादी ढांचा चरमराने लगता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट है कि 2026 का ये रिकॉर्ड तोड़ तापमान कोई अचानक घटी एक अकेली घटना नहीं है। ये अलग-अलग जगहों पर चल रही कई घटनाओं का एक बहुत ही घातक कॉकटेल है। जी। एक तरफ हमारे महासागरों ने रिकॉर्ड 30 ज़ेटा जूल गर्मी सोख रखी है। दूसरी तरफ जहाज़ों के सल्फर एमिशंस कम होने से वो नकाब हट गया है जिसने हमें अब तक बचा रखा था। ऊपर आर्कटिक में समुद्री धुएं और जहरीले स्मॉग का थर्मोडायनामिक संकट चल रहा है और इन सब के कारण हमारी जेट स्ट्रीम हवाएं सुस्त पड़कर हमारे मौसम को पाक कर रही हैं। और इस कॉकटेल का प्रभाव कितना गंभीर है, ये CO2 की वृद्धि दर से साफ दिखता है। डेटा ये स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि 2020 के दशक में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की दर 2.61 ppm प्रति वर्ष हो गई है। बाप रे! ये दर पिछले किसी भी दशक के मुकाबले सबसे तेज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की उस लक्ष्मण रेखा को स्थायी रूप से पार कर जाएंगे जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए तय किया था। इस पूरी रिपोर्ट पर गहराई से चर्चा करने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो केवल तापमान के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उनका वो असर है जो हमारी दिनचर्या के बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाला है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी, लेकिन जरा सोचिए, हमारी पूरी कृषि व्यवस्था, मतलब गेहूं, चावल, मक्का, कब बोना है, कब काटना है, ये सब एक बेल कर्व पर आधारित है। यानी हमें पता होता है कि मौसम एक तय सीमा के अंदर ही व्यवहार करेगा। सही कहा। इसी अनुमान पर हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन चलता है, इसी पर बीमा कंपनियां अपना रिस्क कैलकुलेट करती हैं और इसी से हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी है। लेकिन अगर 2026 में, वो भी तब जब हम तकनीकी रूप से एक ठंडे ला नीना चक्र के प्रभाव में थे, मौसम का वो बेल कर्व पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हाँ। जब 2027 में सुपर एल नीनो अपनी पूरी ताकत के साथ हमारी इस हीट बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, तो क्या होगा? जब मौसम की भविष्यवाणी करना ही असंभव हो जाएगा, तो दुनिया की खाद्य सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था का वो पूरा मॉडल कैसे टिकेगा जो अब तक स्थिरता पर निर्भर था? ये वाकई एक डराने वाला विचार है। क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां मौसम के मामले में सामान्य नाम का कोई शब्द ही न बचा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीर